नमस्कार और स्वागत है आपका। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जीवन एक साइकिल की तरह है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रगति के ऐसे ही पहियों की जो दो पड़ोसी देशों को और करीब ला रहे हैं। आज का हमारा विषय है हाल ही में घोषित भारत भूटान रेल कनेक्टिविटी परियोजनाएं। ये हमारी उस श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें हम अहम समसामयिक विषयों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और उन सभी के लिए जो दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना चाहते हैं। हमारी चर्चा अक्सर इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों की हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित होती है। आज हमारा मिशन है इन नई रेल परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं को समझना, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और सबसे जरूरी इनका रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है, इसे परत दर परत खोलना। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक असम के कोकराझार से भूटान के गिलेफू तक और दूसरी पश्चिम बंगाल के बनारहाट से भूटान के समत्से तक। और देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि भूटान में इस खूबसूरत पहाड़ी देश में अभी तक कोई रेलवे नेटवर्क है ही नहीं, तो ये वहां की पहली रेल लाइनें होंगी। जी हाँ, बिल्कुल पहली। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहले जो 2 परियोजनाएं हैं, ये असल में हैं क्या? मतलब सिर्फ पटरियां बिछाना या कुछ और भी शामिल है इसमें? नहीं, ये सिर्फ पटरियां बिछाने से कहीं ज्यादा है। देखिए, पहली परियोजना जो है कोकराझार गिलेफू लाइन, वो करीब 69 किलोमीटर लंबी है। 69 किलोमीटर्स। हाँ, और इसकी अनुमानित लागत लगभग 3,456 करोड़ बताई जा रही है। अच्छा। और दूसरी वाली बनारहाट समत्से लाइन वो छोटी है, करीब 20 किलोमीटर की, और उसकी लागत लगभग 577 करोड़ आंकी गई है। लेकिन जैसा आपने पूछा, ये सिर्फ ट्रैक नहीं है, ये काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है अपने आप में। महत्वाकांक्षी किस तरह से? मतलब क्या कुछ अलग है इनमें सामान्य रेल लाइनों से? बिल्कुल, बात यह है कि इनमें सिर्फ रेल ट्रैक नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की सोच है। जैसे अगर हम कोकराझार गिलेफू लाइन को ही लें, जो लंबी वाली है, हाँ। तो उसमें ट्रैक के साथ साथ 6 नए स्टेशन बनाने की योजना है। बालागांव, गारोभासा, रुनीखाटा, शांतिपुर, दादगिरी और फिर सीमा पार गेलेफू में 6 नए स्टेशन? जी। और साथ ही इसमें काफी जटिल इंजीनियरिंग काम भी शामिल है, जैसे 2 बड़े नदी पुल, 2 ऊंचे वायाडक्ट, मतलब ऊंचे पुल जो घाटियों के ऊपर से जाते हैं। अच्छा। और दर्जनों छोटे बड़े पुल, फिर माल ढुलाई के लिए गोदाम भी होंगे, सड़कों के ऊपर से जाने के लिए ओवरपास और नीचे से निकलने के लिए कई अंडरपास भी। यानी ये सिर्फ एक रेल लिंक नहीं बल्कि पूरा एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने जैसा है। सही कहा आपने, बिल्कुल वैसा ही है। और जो छोटी वाली लाइन है बनारहाट समत्से, उसमें भी ऐसा ही कुछ है? हाँ, मतलब स्केल छोटा है पर सोच वैसी ही है। उसमें भी 2 नए स्टेशन बनेंगे, अंबारी और समत्से में, और जरूरी पुल और अंडरपास भी शामिल है। तो ये दिखाता है कि मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी देना नहीं है बल्कि एक मजबूत टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। आपने बताया कि इन पर हाल ही में सहमति बनी है। क्या ये सब फाइनल हो गया है, मतलब औपचारिक रूप से? जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार और भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चोडन, इनके बीच एक औपचारिक अंतरसरकारी समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत अहम कदम है। हाँ। इससे ये योजनाएं अब कागज से जमीन पर उतरने की प्रक्रिया में आ गई हैं, आधिकारिक तौर पर। एक बात और, मैंने पढ़ा कि कोकराझार गलीफू लाइन को विशेष रेलगत परियोजना का दर्जा दिया गया है। इसका क्या मतलब है व्यवहारिक तौर पर? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विशेष रेलवे परियोजना का दर्जा मिलने का मतलब है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट माना जा रहा है। राष्ट्रीय महत्व का? जी। इससे क्या होता है कि जो भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं, खासकर जैसे पर्यावरण मंजूरी लेनी होती है और सबसे अहम जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया। हाँ, जमीन अधिग्रहण तो बड़ा मुद्दा होता है अक्सर। बिल्कुल। तो इस दर्जे से इन सब प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद मिलेगी। ये सरकार की तरफ से एक संकेत है कि ये प्रोजेक्ट उच्च प्राथमिकता पर है। तो इससे इसके समय पर पूरा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। क्या कोई टाइमलाइन है? हाँ, उम्मीद तो यही है। कोकराझार गैलेफू के लिए लगभग 4 साल का लक्ष्य रखा गया है। 4 साल? और बनारहाट समत्से वाली के लिए 3 साल का। अच्छा। और निर्माण कब तक शुरू हो सकता है? ये जमीन अधिग्रहण कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? देखिए, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR है, उसके हिसाब से निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू होने की उम्मीद है। अगले साल या उसके बाद? जी। लेकिन जैसा आपने सही कहा, ये बहुत कुछ जमीन अधिग्रहण की रफ्तार पर निर्भर करेगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रैक तो भारत में ही है। कितना हिस्सा भारत में है? गैलेफू वाली लाइन का करीब 67 किलोमीटर भारत में है
और 2 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा भूटान में। अच्छा। और समत्से लाइन का करीब 17.5 किलोमीटर भारत में और 2 किलोमीटर से ज्यादा भूटान में। तो भारत में जमीन अधिग्रहण का तेजी से होना बहुत जरूरी है। और वो विशेष परियोजना का दर्जा इसमें मदद करेगा शायद। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है। ये सब सुनकर लग तो रहा है कि काम अब तेजी से होगा, लेकिन ये विचार, ये प्रोजेक्ट्स, क्या ये बिल्कुल नए हैं या इनकी कोई कहानी है पीछे? मतलब अचानक से भूटान में रेल लाइन? नहीं, ये विचार बिल्कुल भी नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो आप कह सकते हैं लगभग 2 दशक पुरानी है। 2 दशक? हाँ, असल में इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। 2005 में? जी। उस समय भारत के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री नारायणभाई जे राठावा और भूटान के तत्कालीन विदेश मंत्री ल्योनपो खांडो वांगचुक, उनके बीच एक अहम समझौता ज्ञापन MOU साइन हुआ था। अच्छा, 2005 में, यानी करीब 20 साल पहले। तो उस MOU में क्या था? क्या तभी इन्हें 2 लाइनों की बात थी? नहीं, तब बात इससे भी बड़ी थी। उस MOU का लक्ष्य था भारत और भूटान के जो सीमावर्ती कस्बे हैं, उनके बीच 5 अलग-अलग रेलवे लिंक बनाना। 5? कौन-कौन से थे वो? हाँ, 5। एक तो थी पश्चिम बंगाल के हासीमारा से भूटान के फुनचोलिंग तक, जो कि एक बहुत बड़ा बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट है, और वहां से आगे पासाखा तक एक ब्रांच लाइन। दूसरी, असम के कोकराझार से गेलेफू तक, ये वही है जो अब बन रही है। अच्छा। तीसरी थी असम के पाठशाला से भूटान के नांगलाम तक। चौथी, असम के रंगिया से दारंगा होते हुए भूटान के समंदरूप झोंखार तक। काफी नाम है। हाँ। और 5वीं थी पश्चिम बंगाल के बनाराहाट से समत्से तक, ये भी अब बन रही है। तो 5 में से अब 2 पर काम शुरू हो रहा है, करीब 20 साल बाद। बाकी 3 का क्या हुआ? और इतना वक्त क्यों लग गया? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस देरी के बारे में? देखिए, उस 2005 के MOU के बाद भारत ने इन 5 लाइनों की व्यवहार्यता, मतलब फिजिबिलिटी स्टडीज करने की जिम्मेदारी ली थी। अच्छा। ये काम राइट्स को सौंपा गया था, जो रेल मंत्रालय के तहत एक PSU है। राइट्स ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट 2008 में दे भी दी थी। उसके बाद NFR यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने DPR तैयार की। तो रिपोर्ट तो आ गई थी 2008 में ही। फिर? हाँ, अब जहां तक देरी और बाकी 3 लाइनों की बात है, तो देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कोई एक वजह नहीं बताते, लेकिन अक्सर होता यह है कि ऐसी बड़ी सीमा पार की परियोजनाओं में कई चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि क्या वो वाकई व्यवहारिक हैं, क्या प्राथमिकताएं बदल गईं, पैसों का इंतजाम, दोनों देशों के बीच तालमेल, कई बातें होती हैं। तो ऐसा लगता है कि कई सालों तक ये योजनाएं ज्यादातर कागजों पर ही रहीं। लेकिन हाल के वर्षों में, और खास तौर पर इसी साल मार्च 2024 में, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भूटान गए थे। हाँ, वो यात्रा काफी चर्चा में थी। जी, तो उस यात्रा के बाद इन 2 परियोजनाओं, कोकराझार गेलेफू और बनाराहाट समत्से, को एक नई तेजी मिली। अच्छा, उस विजिट से पुश मिला? हाँ, उस यात्रा के दौरान ही दोनों पक्षों ने इन रेल लिंक्स और इनको कैसे लागू किया जाएगा, उस पर MOU के मसौदे को फाइनल किया था, और उसी के बाद ये हाल ही में औपचारिक हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हाई लेवल पॉलिटिकल विल और बदलते हुए हालात बरसों से अटकी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। ये दिलचस्प है। खैर, इतिहास से वापस आज पर आते हैं। आपने बताया कि 5 में से इन 2 को चुना गया, गेलेफू और समत्से को जोड़ने वाली लाइनें। तो जाहिर है इन 2 जगहों की कोई खास अहमियत होगी। क्या खास है गेलेफू और समत्से में? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये सिर्फ कोई आम सीमावर्ती कस्बे नहीं है। ये भारत भूटान की जो करीब 700 किलोमीटर लंबी सीमा है, उस पर व्यापार के लिए पहले से ही अहम है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भूटान की इन दोनों जगहों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। बड़ी योजनाएं? कैसी योजनाएं? हाँ, गेलेफू को लेकर तो भूटान के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसे एक माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित करने की। माइंडफुलनेस सिटी, ये क्या है? हाँ, इसकी घोषणा पिछले साल दिसंबर 2023 में हुई थी। ये एक खास प्रशासनिक क्षेत्र होगा, मतलब इसकी अपनी कार्यकारी और विधायी शक्तियां होंगी, अपनी अलग न्यायपालिका होगी। अरे वाह! ये भूटान का एक बिल्कुल नया, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा आर्थिक और प्रशासनिक मॉडल बनाने की कोशिश है, जो निवेश और टैलेंट को आकर्षित करे। माइंडफुलनेस सिटी, ये तो सच में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लगता है। और समत्से के लिए क्या प्लान है? समत्से को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उसका मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर होगा। इंडस्ट्रियल हब। जी, वहां से भारत को डोलोमाइट, फेरोसिलिकॉन, क्वार्टजाइट, पत्थर के चिप्स जैसे खनिज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ाने की काफी क्षमता है। तो एक तरफ भविष्य का एक स्पेशल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जोन गिलेफू और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट हब समझ से। बिल्कुल। तो ये रेल लाइनें सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रही हैं, ये तो सीधे सीधे भूटान के भविष्य के 2 बड़े विकास केंद्रों को भारत के विशाल बाजार और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने का काम करेंगी। ये तो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। अब सवाल यही उठता है कि ये कनेक्टिविटी खासकर इन 2 जगहों के लिए इस वक्त इतनी जरूरी क्यों हो गई है? इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला और सबसे साफ कारण तो है भारत और भूटान के बीच जो अनोखे और गहरे द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको और मजबूती देना। भारत हमेशा से भूटान का सबसे करीबी सहयोगी और विकास में भागीदार रहा है। हाँ, ये संबंध तो हमेशा से खास रहे हैं। जी, और ये परियोजना उस रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ेगी। ये भारत की जो पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसका भी एक ठोस उदाहरण है। और व्यापार के नजरिए से इसका क्या महत्व होगा? व्यापार के लिहाज से ये बहुत अहम है। देखिए, भारत पहले से ही भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भूटान का लगभग 80% व्यापार भारत के साथ ही होता है। 80%? काफी ज्यादा है। हाँ, और दोनों देशों के बीच 2016 का एक व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता है। ये एक तरह की मुक्त व्यापार व्यवस्था बनाता है और भूटान को तीसरे देशों से व्यापार के लिए भारतीय बंदरगाहों तक ड्यूटी फ्री ट्रांजिट की सुविधा भी देता है। अच्छा। अभी तक ये व्यापार मुख्य रूप से सड़क के रास्ते होता है। रेल लिंक आने से खासकर भारी सामान जैसे खनिज या औद्योगिक उत्पाद के लिए एक ज्यादा कुशल, सस्ता और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा। तो इससे व्यापार बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल। व्यापार की मात्रा और उसकी विविधता दोनों बढ़ने की उम्मीद है। क्या इन रेल लाइनों से सिर्फ माल ढुलाई होगी या यात्रियों के आने जाने की भी कोई भूमिका होगी? देखिए, शुरुआती फोकस तो शायद माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने पर ही रहेगा, खासकर सम्मित से औद्योगिक क्षेत्र और गेलेफू विशेष क्षेत्र के विकास को देखते हुए। लेकिन यात्रियों के आने जाने की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो और गहरा हो सकता है। तो लंबी अवधि में दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। आपने द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार की बात की। क्या इसका कोई और बड़ा क्षेत्रीय या भू राजनीतिक संदर्भ भी है? कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं। हाँ, कुछ स्रोत और विश्लेषक इसे उस बड़े क्षेत्रीय नजरिए से भी देखते हैं। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी जिक्र था, ये परियोजनाएं ऐसे समय में आ रही हैं जब इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव और उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। अच्छा। तो इस संदर्भ में भूटान के साथ कनेक्टिविटी और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये भारत को अपने पड़ोस में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी और विश्लेषण को रख रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना या किसी निष्कर्ष को सही ठहराए बिना। बिल्कुल, निष्पक्ष विश्लेषण जरूरी है। तो हमने इन परियोजनाओं के तकनीकी पहलू समझे, उनका लगभग 2 दशक पुराना इतिहास जाना और सबसे अहम उनके कई आयाम वाले महत्व द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक को परखा। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, खासकर हमारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले श्रोताओं और सामान्य जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, तो मुख्य बातें क्या होंगी? क्या टेक अवेज हैं? निश्चित रूप से अगर हम मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो कुछ बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहला तो ये ऐतिहासिक पहल है। ये भूटान के इतिहास की पहली रेलवे लाइनें होंगी। ये उस देश के आधुनिकीकरण और दुनिया से जुड़ाव में एक मील का पत्थर है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, ये भारत भूटान के गहरे और भरोसेमंद संबंधों का प्रतीक है और ये भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक सफल उदाहरण है। आईआर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तीसरा, ये एक आर्थिक उत्प्रेरक साबित हो सकती हैं। इनसे दोनों देशों के बीच व्यापार, खासकर भूटान के निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इकोनॉमी सिलेबस के लिहाज से ये एक अच्छी केस स्टडी है। चौथा, जो जगहों का चुनाव है, गेलेफू भविष्य की माइंडफुलनेस सिटी और समझ से इंडस्ट्रियल हब,
ये भूटान की विकास योजनाओं और भारत के हितों के बीच एक तालमेल दिखाता है। ये गवर्नेंस और प्लानिंग से जुड़ता है। सही। 5वां, ये सिर्फ रेल ट्रैक नहीं बल्कि एक पूरा परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुल, स्टेशन, अंडरपास वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का टॉपिक। और वो विशेष रेलवे परियोजना का दर्जा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के महत्व को दिखाता है। जी। 6, 2005 के MOU से लेकर 2024 में से लागू करने तक का जो सफर है वो नीति निर्माण और उसके जमीनी अमल की जटिलताओं को दर्शाता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। और 7वां, जैसा हमने अभी बात की, स्रोत इसे क्षेत्रीय भू राजनीतिक संदर्भ में भी देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स। वाकई ये एक ऐसी परियोजना है जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से कई विषयों को एक साथ जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग पहलू और क्षेत्रीय सुरक्षा भी। ये दिखाता है कि कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कितने अलग-अलग प्रभाव हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ 2 देशों को भौतिक रूप से नहीं जोड़ रहा, बल्कि उनके साझा भविष्य, उनकी आर्थिक उम्मीदों और रणनीतिक हितों को भी एक तरह से एक सूत्र में पिरो रहा है। तो ये थी भारत भूटान रेल परियोजनाओं पर हमारी आज की गहन चर्चा, जो इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों में आई हालिया खबरों और विश्लेषणों पर आधारित थी। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। भूटान अपनी एक बहुत ही अनूठी पर्यटन नीति के लिए जाना जाता है। उच्च मूल्य, कम मात्रा, हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम। इसका मकसद है अपने पर्यावरण और संस्कृति को बचाते हुए पर्यटन से रेवेन्यू कमाना। हाँ, ये उनकी बहुत खास पॉलिसी है। अब जबकि नई रेल लाइनें भूटान तक पहुंच को और आसान बनाएंगी, खासकर गेलेफू जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ, तो भूटान की इस खास पर्यटन नीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी इस नीति के लिए एक चुनौती बनेगी या फिर भूटान इसे बनाए रखने के लिए कोई नए तरीके खोजेगा? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, या अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप कोई विश्लेषण खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे अहम विषयों पर हमारी नियमित चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जानने की जिज्ञासा बनाए रखें। नमस्कार।